जिस दिन डॉक्टर लोहिया कहते थे, जिस दिन हिंदुस्तान का ये गरीब जी और उसमें भी हिंदुस्तान के जो ऊंची जाति के गरीब हैं नौजवान, जिस दिन ये अपने जाति के अमीर लोगों से अपना मोह तोड़ लेंगे और भारत में से समता का समाज की क्रांति का नेतृत्व करेंगे, उस दिन भारत का असली सूर्योदय होगा। इसीलिए उन्होंने 1964 से नीति निकाली थी, ग्रेटर इविल एंड लेसर इविल। जी कहा कि बड़े राक्षस को मारने के लिए छोटे राक्षस से दोस्ती कर लो। और गैर कांग्रेसवाद पर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को मारने के लिए कांग्रेस विरोधी सभी दल आपस में गठबंधन मत करो, आपस में समझौता कर लो। उन्होंने कहा कि एक बार हिंदुस्तान की जनता को विश्वास हो जाना चाहिए कि वोट के द्वारा भी सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। तब मैंने उनको कहा कि आप जो अपना जंघिया है तो बाथरूम में छोड़ के आते हैं कि नहीं, आते, आपकी पत्नी धोती है कि नहीं? तब मैंने कहा आपकी पत्नी आपके जंघिया जो आपका अंडरवियर है उसको धो सकती है, लेकिन आप पत्नी की साया को धोने में कहते हैं कि साया कैसे धोएंगे। यही मानसिकता है। इस मानसिकता को बदलना, इस मानसिकता को बदलना है कि औरत के चरित्र के प्रति हमेशा शंका की दृष्टि को बनाए रखना यह घोर पाप और घोर अपराध है। मनुष्यता का अपमान है। लोहिया यही कहते थे कि तुम मशीन जो लेते हो तो विदेश से लो मशीन, लेकिन मशीन के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी लो। और दूसरा उन्होंने कहा था कि इस शताब्दी के दो महान देन हैं, एक महात्मा गांधी और दूसरा आइंस्टाइन। आने वाले समय में या तो महात्मा गांधी का रास्ता रहेगा या आइंस्टाइन का रास्ता रहेगा। कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि आरती बहुत उतारी गई, माला बहुत पहनाए गए, यशोगान भी बहुत हुआ, अब नेता होंगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के नहीं, अब भारत में नेता होंगे ग्रामीण स्तर के। मैं उस महान गुरु डॉक्टर लोहिया को नमस्कार करता हूँ। देश के लोग उसकी पीड़ा को सुन ले कि डॉक्टर लोहिया ने कहा कि हिंदुस्तान में 1 नंबर की कुर्सी तो बदलती रहती है, लेकिन 2 नंबर की कुर्सी पर वही पुश्तैनी गुलाम बैठे होते हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, पहली कड़ी में 23 मार्च को आपने सुना था राम मनोहर लोहिया के बारे में, उनकी जाति व्यवस्था को लेकर के जो दृष्टिकोण था, उनकी सप्त क्रांतियों में से एक महत्वपूर्ण जाति व्यवस्था की क्रांति थी, उनको लेकर के आपने हुक्मदेव नारायण यादव के विचार सुने थे। आज दूसरी कड़ी में, दूसरी किस्त में जो बाकी 6 क्रांतियां हैं उनकी जो है, उन पर हम चर्चा करेंगे। और पहली कड़ी की तरह ही हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान हुक्मदेव नारायण यादव। परिचय देने की जरूरत नहीं है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, किसान नेता हैं, किसानी खेती सभी से जुड़े रहे हैं, पद्म विभूषण हैं और साथ साथ उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार से सम्मानित है। राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं और सदन में भी जब भी भाषण देते हैं, आप सभी ने सुना होगा, तो राम मनोहर लोहिया का जिक्र करना नहीं भूलते। तो राम मनोहर लोहिया को लेकर के हमने इनसे विस्तार से बात की थी, जाति व्यवस्था को लेकर के। उसकी जानकारी आपको पहले वीडियो में मिली चुकी है। पहले वीडियो का लिंक अब आपको हम दूसरी वीडियो में दे रहे हैं, आप लिंक पर जाकर के पहली वीडियो भी देख सकते हैं। दूसरी वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे, जो सप्त क्रांतियां थी, 7 क्रांतियों की जिनकी बात करते हैं, उनमें हमने जाति व्यवस्था के खिलाफ क्रांति की बातें सुन ली है। अब दूसरी किस्त में हम स्त्री पुरुष समानता की क्रांति की बात करेंगे, रंग भेद के खिलाफ क्रांति पर बात करेंगे, विदेशी प्रभुत्व और साम्राज्यवाद के खिलाफ जो क्रांति है उस पर बात करेंगे, आर्थिक असमानता के खिलाफ बात करेंगे और निजी जीवन में अन्याय और दमन के खिलाफ क्रांति है उस पर बात करेंगे। और सबसे अंत में हम युद्ध और हथियारों के खिलाफ क्रांति की बात करेंगे, जो दुनिया में शांति स्थापित करने की सबसे बड़ी पहल है, युद्ध में हथियारों की होड़ की जो सबसे बड़ी पहल है। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और इसके साथ ही हम इस कड़ी का समापन करेंगे। हुक्मदेव नारायण जी, आपका स्वागत है। दूसरी किस्त में आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधा सीधा अभी रंग भेद, राम मनोहर लोहिया पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक तो रंग भेद को लेकर के उनकी जो क्रांति है, सप्त क्रांति, उसमें रंग भेद को लेकर के जिक्र है, आर्थिक असमानता को लेकर जिक्र है, नारी पुरुष असमानता को लेकर के जिक्र है। सभी के बारे में आप विस्तार से एक बार बता दीजिए। गागर में सागर। देखिए महेश जी,
मैं फिर कहूँगा कि इस देश के जो अभी युवा वर्ग हैं, विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जी जी, उनके अंदर मुझसे और मेरी पीढ़ी के जो लोग थे उनके बनिस्बत उनके अंदर में प्रतिभा भी है, योग्यता भी है, क्षमता भी है, उनके पास में तकनीकी सुविधा भी उपलब्ध है। जी जी, तो हमारे बनिस्बत ज्यादा सुविधाएं हैं। किसी विषय का विश्लेषण ज्यादा कर सकते हैं। जी जी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज के हिंदुस्तान के युवा वर्ग को या सामान्य नागरिक को मैं पूर्ण राष्ट्र के प्रति निष्ठा समर्पण के साथ कह रहा हूं कि एक मार्गदर्शक जो होना चाहिए, जिनको मार्गदर्शक का जब मैं कहता हूं जी जी, तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जी, धार्मिक, आध्यात्मिक समग्रता में एक जिसको कहते हैं कि मार्गदर्शक, जी जी जी, उसका अभाव है। जी, या तो सत्ता की राजनीति है या सत्ता की विरोध की राजनीति है। जी जी, तो ये द्वंद्व है। सत्ता के द्वारा अच्छा काम किया जाता है तो विरोध वाले भी आंख मूंद करके नहीं भी विरोध तब भी विरोध करते हैं। विरोध करेंगे। तो ये अंध विरोध से समाज को कुछ मिलता मतलब नहीं, एक परिपाटी पड़ गई है, मिलता नहीं है। जी जी, और दूसरी बात है कि सत्ताधारी दल को भी जी, उनके जो सोच है, चिंतन है, उसमें कुछ नया ऐड कोई कर नहीं रहा है। जी, अपने ढंग से जितना वो सोचते हैं, करते हैं, उनके वो कर रहे हैं जो कुछ भी। लेकिन राष्ट्र के लोगों को जी जी, व्यापकता में सोचना चाहिए। दूसरी बात है कि समाज, देश के अंदर जितनी प्रकार की विषमताएं हैं, जी, तो डॉक्टर लोहिया जिस समय सप्त क्रांति की बात किए थे, वो विश्व स्तर पर, जी जी, विश्व स्तर पर ये 7 चीज को उन्होंने चिन्हित किया था कि इस तरह की विषमताएं हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि विश्व में इन 7 विषमताओं के खिलाफ एक साथ किसी न किसी रूप में लड़ाई हो रही है। जी जी, और किसी न किसी दिन सफलता मिलेगी। जी जी, उसी तरह हिंदुस्तान में ये भी है। लेकिन जो इस आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो जन्म के आधार पर विषमता, चाहे वो अर्थ के आधार पर विषमता, चाहे लिंग के आधार पर विषमता, चाहे जो भी विषमता हो, जी, रंग के आधार पर हो, जी, तो जो इसको चला रहे हैं लोग, इसकी बात करते हैं, जी, वो स्वयं ही कहीं न कहीं संकीर्णता के बंधन में फंसे हुए हैं। जात के बंधन से खुद को नहीं मुक्त कर रहे हैं। समग्रता में उनका नजरिया नहीं है, समग्र दृष्टि में समग्रता नहीं है। नहीं जी, और किसी के प्रति घृणा है, जी जी, लेकिन उनके मन में किसी के प्रति प्रेम नहीं है। वो प्रेम है, वो कालनेमी वाला प्रेम है, जी जी, कालनेमी वाला प्रेम है, जी, समग्रता में नहीं है। डॉक्टर लोहिया समग्रता की बात करते थे जी, और जब समता की बात करते थे तो समता और संपन्नता दोनों की बात करते थे। जी जी, कहते थे एक है समता और विपन्न, समता और विपन्नता, एक है समता और संपन्नता। जी जी, तो कहते थे सबको बराबर करना है, तो जिनके पास में ज्यादा कपड़ा है, दौलत है, सब लेके जिसके पास नहीं है उसको बांट दो, तो ये भी समता हो गई। लेकिन समता और विपन्नता होगी। जी जी, और समता के साथ संपन्नता तब आएगी जब नीचे वाले को ऊपर उठाते जाएंगे और ऊपर वाले को नियंत्रित करके रखेंगे कि जब तक नीचे वाले उनके लगभग बराबर ना आ जाए तब तक हम चलते रहेंगे और ऊपर वाले को रोकेंगे, नियंत्रित। जी जी, जिसको कहते हैं आर्थिक विषमता। जी जी, तो जन्म के आधार पर विषमता में है अपनी जगह, लेकिन अर्थ की विषमता की भी मैं चर्चा किया था अगली कड़ी में जी, कि एक ही जाति के अंदर एक संपन्न है, एक विपन्न है। जी जी, तो जो जाति का संपन्न आदमी है, चाहे पद वाला है, वो अपनी ही जाति के गरीब को, मजदूर को, निर्धन को, निर्बल को
अपनी बराबरी में नहीं स्थान देता है, वो उसको नीचे रखना चाहता है, उसको नीचे रखना चाहता है। वो उसको उपयोग करता है कि मेरा जय जयकार करे, जिंदाबाद करे। किस लिए? कि मैं तुम्हारी, जो ये लीडर बन रहे हैं आजकल, जातियों के नेता जो बन रहे हैं, तुम्हारी जात का मैं हूं, इसलिए तुम मेरा जय जयकार करो। और अब उनको बराबरी का स्थान नहीं देते हैं। तो जो अर्थ की विषमता है उसमें यह कि एक आर्थिक आधार वाले हों या एक पद के आधार पर एक स्थान पाए हुए व्यक्ति हो समूह, जी जी, उनकी एक जाति बन जाती है। जी जी, और हर जाति के अंदर जो गरीब है वो उससे उपेक्षित रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है जी जी, कि गरीबी में रहते हुए भी जात का जो नशा है सो उन पर सवार रहता है। इसीलिए ये क्रांति नहीं हो पाती है। तीसरी बात जो लोहिया कहते थे कि जिसको क्रांति की आवश्यकता है वो इतना निर्बल है कि क्रांति करने के लिए खड़ा नहीं हो पाता है। जिसको आवश्यकता है, और जिसके पास में जो कर सकता है उसको क्रांति की आवश्यकता नहीं है। तो ये हिंदुस्तान के अंदर तो कहीं ना कहीं जाति के साथ साथ जो आर्थिक विषमता में जब आते हैं, जी जी, तो वहां अर्थ के आधार पर हर जाति का जो संपन्न लोग है जी, वो आर्थिक क्रांति का विरोधी हो जाता है। वो जाति जन्म के आधार पर विशेष अवसर लेने के अवसर में वो जात के साथ खड़ा है। आर्थिक समता लाने के जब बात होगी तो वो सभी संपन्न वर्ग के लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, तब उनको अपने जात से कोई मोह नहीं है। ये तथ्य है, ठीक बात। और हर जाति का जो गरीब है, जी जी, स्वर्ण जाति के जिसको कहते दिवा स्वप्न में स्वर्ण मृग के मोह में फंसा हुआ है। वो तो उधर ही जाना चाहता है, जाति के पीछे, जाति के पीछे। जिस दिन डॉक्टर लोहिया कहते थे जिस दिन हिंदुस्तान का ये गरीब जी, और उसमें भी हिंदुस्तान के जो ऊंची जाति के गरीब हैं नौजवान, जिस दिन ये अपने जाति के अमीर लोगों से अपना मोह तोड़ लेंगे और भारत में से समता का समाज की क्रांति का नेतृत्व करेंगे, उस दिन भारत का असली सूर्योदय होगा। जातिवाद भी खत्म हो जाएगा। हाँ, वो सारे वंचित, आर्थिक रूप से कमजोर जब सारे एक होंगे। और ये भी कभी कभी बोलते थे जी जी, कि क्रांति करने में जी, और नया भारत बनाने, क्रांति करने में, ऐसे क्रांति करने में ऊंची जाति के नौजवान ज्यादा भूमिका का निर्वाह कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास में वो प्रतिभा है। जी जी, प्रतिभा है। तो वो कहते थे कि हिंदुस्तान के ऊंची जाति के जो युवा वर्ग हैं उनकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है कि वो अपने जाति के मोह से मुक्त होकर के और नए भारत के निर्माण में वो क्रांति का नेतृत्व करे। जी, अब कैसा कि कभी आएगा ये भारत, अवश्य आएगा, कोई न कोई आएगा। महर्षि दयानंद उसी में आए थे, विवेकानंद उसी में आए थे, राजा राम मोहन राय उसी में आए थे, ये बहुत महान लोग उसी में से आए थे। जी जी, फिर कोई आएगा। तो एक ये है विषमता, अपनी ही जाति के गरीब से को अपना जूठा खिलाना चाहते हैं, अपना जूठा धुलवाना चाहते हैं, अपने घर की सफाई कराना चाहते हैं और उन्हीं के ताकत पर कुर्सी पाते हैं, लेकिन उनको अपनी बराबरी, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं, उनको अपनी बराबरी में बैठने नहीं देते चाहते हैं। ये तथ्य है, ये सत्य है। जी जी, और इसी को भ्रम बनाने के लिए उनके जो कुछ दलाल टाइप के लोग होते हैं सो जात का बरतंडा उठाते रहते हैं। अहीरों का क्या होगा, ब्राह्मणों का क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई 10-20 आदमी किसी जाति का जो संपन्न लोग हैं वो मर जाएगा तो उस जाति का तो उस जाति में तो कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हीं के बल पर जाति टिकी हुई है। जी जी, ये भ्रम का निवारण डॉक्टर लोहिया हमेशा कहते थे। एक बीच में मेरे मन में एक शंका है, लोहिया का जो दृष्टिकोण है वो बड़ा व्यापक है। आपने जैसा बताया सप्त क्रांति में भी जो बात की गई, जाति
विहीन समाज की बात की गई, रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई गई, सब चीजें अच्छी अच्छी होते हुए निरस्तीकरण की बात की गई, अस्त्र शस्त्र मुक्त संसार की बात की गई। उसके बाद भी जो लोहिया की जो थीसिस थी, लोहिया का जो चिंतन था, वो गति क्यों नहीं पकड़ पाया भारत में? इसलिए कि लोहिया खुद अपने इसके जो आप प्रश्न किए हैं जी एक शिविर में यह प्रश्न एक साथी ने किया था, जी जी तो उसमें लोहिया ने व्याख्या की थी जी कि चूंकि इस देश के अंदर जी जो साम्यवादी हैं, मार्क्सिस्ट, जी जी वो मेरे विरोधी हैं। जी जी और उस समय के अंदर जनसंघ का नाम लेते थे, दक्षिणपंथी पार्टी, जी जी तो कहते थे दक्षिणपंथी पार्टी में जो जनसंघ है, स्वतंत्र पार्टी सब इत्यादि है, जी, वो भी मेरा विरोध करते हैं। उनकी नजर तो में दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों विरोध में थे लोहिया दोनों जी? विरोध में है। जी जी और जब दोनों विरोध में है तो कांग्रेस तो मेरा विरोधी है ही, क्योंकि मैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ता हूँ। जी जी इसीलिए उन्होंने 1964 से नीति निकाली थी, ग्रेटर इविल एंड लेसर इविल। जी जी कहा कि बड़े राक्षस को मारने के लिए छोटे राक्षस से दोस्ती कर लो। और गैर कांग्रेसवाद पर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को मारने के लिए कांग्रेस विरोधी सभी दल आपस में गठबंधन मत करो, आपस में समझौता कर लो, या तो सीट बांट लो, नहीं तो जहां जहां लड़ो, लेकिन सब मिलकर के एक बात बोलो कि एक ही क्षेत्र से अगर सब पार्टी लड़ रहे हो तो सब यही कहो कि या तो हमको वोट दीजिए, नहीं तो एक संकल्प करके कांग्रेस को वोट नहीं दीजिए, हम में से जिसको जो पसंद आवे उसको वोट दीजिए, ये बात बोलो। तो उसका परिणाम 67 में निकला था कि 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बन गई थी, अपने ऊपर संघ है। जी जी तो ये संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी थी। हाँ, एक साथ। हाँ, तो ये इसलिए कि उन्होंने कहा कि एक बार हिंदुस्तान की जनता को विश्वास हो जाना चाहिए कि वोट के द्वारा भी सत्ता का परिवर्तन हो सकता है, फिर उसी से हिंदुस्तान की राजनीति बदलेगी। तो 67 में हिंदुस्तान की जनता को ये विश्वास हुआ बदल सकता है, जिसका परिणाम 77 शायद 8 राज्य थे मेरे ख्याल से। हाँ, 8 राज्य, जिसका परिणाम 77 तक आया। जी जी बढ़ते बढ़ते 10 वर्ष लगे जी। तो मैं फिर आपको कहता हूं, तो एक है वो आर्थिक विषमता जी, जिसमें जाति के लोग ही अपने जाति को गुलाम बना के, अपने जाति के गरीब को गुलाम बना के, और जाति के नाम पर उनके जो भावना है, जाति के नाम पर उनका जिसको कहिए भावनात्मक शोषण करके जी उनको अपनी सत्ता को बचा के रखना चाहते हैं। जी। तो ये जो आर्थिक विषमता वाले जो गरीब है सभी जाति के, जी जी, वो जब अपने जाति के ही सामंतों के विरुद्ध एकजुट होकर के हिंदुस्तान में खड़े हो जाएंगे जी, उस दिन हिंदुस्तान का कायाकल्प होगा। तीसरी बात है लिंग की विषमता, औरत मर्द की विषमता। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। लिंग की विषमता। जी। तो लिंग की विषमता, नारी शक्ति को उतना प्रभुत्व नहीं मिला, जगह नहीं मिला, देखिए जितना मिलना चाहिए वो था। डॉक्टर लोहिया कहते हैं जी कि जिसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रिवॉल्यूशन। जी जी। तो लोहिया कहते थे रिवॉल्यूशन रिस्ट्रिक्टेड हो ही नहीं सकता है, क्रांति माने क्रांति है, उसमें बाधाएं मत खड़ी करो। तो जब कहते हो कि हम औरतों के सशक्तिकरण की बात करते हैं, जी जी, तो सशक्तिकरण में आप औरत को पैसा दे दीजिए, साधन दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, लेकिन औरत आज स्वावलंबी बना नारा दे दीजिए, अच्छी अच्छी नौकरी के पद पर दे दीजिए, लेकिन फिर भी सामाजिक जीवन में, घरेलू जीवन में, अपने जब उस जिंदगी में है तो औरत ही है। चाहे कोई कुछ औरत जिसको कहिए मॉडर्न टाइप, अपवाद स्वरूप कह लीजिए, अपवाद स्वरूप मॉडर्न टाइप में अपनी काबिलियत बघार ले, विद्वता बघार ले, जी जी, लेकिन सामान्य रूप से क्यों कि हिंदुस्तान के अंदर एक गरीब कुछ गरीब चाहे अमीर हो, हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब समाज के लोग हैं उनके बनिस्बत जो सभ्य समाज के लोग अपने कहते हैं, जी जी, उसमें अधिकतर लोग हैं जिनको
औरत के मामले में दृष्टि संकीर्ण है। जी जी ये कहना क्या, अरे कहाँ क्या कर ले कि कौन ठिकाना, मतलब औरत के चरित्र के बारे में उनको ये भ्रम है, संकीर्णता है, संकीर्णता है, संकीर्णता है। जब तक इस संकीर्णता से मुक्त नहीं होंगे जी जी तो ये सोफा सेट को हम आज़ादी देते हैं जी, लेकिन ये कहाँ रहेगा ये हम अपनी मर्जी से रखेंगे। जी जी, तो आज़ादी कौन चीज के दिए, आज़ादी कौन चीज के दिए। जी जी जी। तीसरी बात है, तीसरी बात, सार्वजनिक जीवन में जीने के बाद हम लोगों ने भी पाया है, डॉक्टर लोहिया ने भी पाया है कि चरित्र के मामले में जी पुरुष के बनिस्पत औरत में ज्यादा दृढ़ता है। अच्छा अच्छा, ज्यादा दृढ़ता है। औरत चरित्र के मामले में तभी गिरती है जब उसको पुरुष के द्वारा किसी न किसी तरह से उसको विवश किया जाता है, किसी तरह से। जी जी, नहीं तो जो पुरुष चरित्रहीन है जी जी, वो औरत में एक विशेष गुण, डॉक्टर लोहिया कहते थे, परमात्मा ने दिया है जी कि औरत नजर से ही पहचान लेती है कि कौन पुरुष चरित्रहीन है। जी, और जो चरित्रहीन पुरुष के बारे में उसको लगे उससे वो स्वयं दूरी बना लेती है, रहती है, दूरी बना लेती है। ठीक है। तो आजादी का मतलब, सशक्तिकरण का मतलब कि निर्णय लेने में, काम करने में उसकी अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जी, वो नहीं हो पाया, वो नहीं होता है। तो हो क्यों नहीं पा रहा? हो इसलिए नहीं पा रहा है, संकीर्णता है। हो इसलिए नहीं पा रहा है कि हमारा जो विधान है या जो कुछ भी है, जी, जो कुछ भी है वह सब पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान है। इंग्लैंड के अंदर डॉक्टर लोहिया लिखे हैं जी कि इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर अगर स्त्री पुरुष अपने जी, पति पत्नी घर में हो, और पति अगर पत्नी को कहे कि जरा एक गिलास पानी ले आओ, तो तुरंत कह देगी कि क्या तुम्हारा हाथ नहीं चल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं कहेगी, नहीं कहेगी, नहीं कहेगी। हमारे पार्लियामेंट में औरतें सब काम करती थी, टाइपिंग पुल में या सब, तो टाइपिंग पुल वाली, तो मैं कभी कभी चिट्ठी टाइप कराने जाता था तो लंच पीरियड में चला जाता था, तो सब कहती थी कि बैठ जाइए, लंच करके हम कर देते हैं तुरंत। तो मैं बैठ जाता था, तो उनसे पूछता था आप लोग अपनी ये लंच घर से लाती हो? तो हाँ। तो कब बनाती हो? तो क्या कहे साहब, सवेरे उठते हैं, फिर घर के सफाई करना है, बर्तन करना है, चाय बना करके बेड टी देना है, फिर उसके बाद ये सबको बना करके बच्चे को ये बना करके पैकेट, उनके बॉक्स लंच बॉक्स जो है, उनको लंच बॉक्स तैयार करके उनको स्कूल का बस पकड़वाना है। उसके बाद अपने हस्बैंड को अपने हस्बैंड को नाश्ता पानी करके विदा करना है। और कभी कभी तो हम लोगों को समय नहीं बचता कि अपने खा के आवे, तो भूखे दौड़ के बस पकड़ के आते हैं, यहीं आकर के खाते हैं, आते खाते हैं। लेकिन ये सहज स्वाभाविक बात है। जी जी, घर में जो पुरुष है, मैं बहुत पुरुष से पूछता हूँ, जी जी, हमारे साथी से मैं जाता हूँ तो कहता हूँ, किसी खाने के लिए जाता हूँ कहीं, तो हम कहते हैं कि आप अपने घर में कुछ घरेलू काम में हाथ बटाते हैं? जी जी, तो कैसे? तो हमने कहा है आपकी पत्नी कोई काम कर रही हो तो आप कहते हैं कि लाओ तब तक सब्जी हम काट देते हैं, तुम बर्तन मल रही हो तो लाओ तब तक हम अपने घर को झाड़ू लगा लेते हैं। तो नहीं। तो आप मदद करते हैं आप? देखिए, हमारे में ये फर्क है ही नहीं। हाँ ठीक है, ये भावना ही नहीं है। और हमारे जिला का पार्टी कार्यालय में एक बार मधुबनी में साथी सब बैठे थे, तो मैं यही चर्चा कर रहा था। तो चर्चा के क्रम में जी, हरिश्चंद्र शर्मा भी हैं और अरुण शंकर है, उनके सेक्रेटरी है, अच्छे वर्कर थे, मुझे उनके प्रति बहुत आदर सम्मान है। ठीक है, जिला पार्टी के महामंत्री थे जी, उन्हीं के साथ। तो चर्चा के क्रम में मैंने कहा कि जब कभी ऐसा होता है कि मेरी पत्नी आज भूखे वकालत करती है, समय नहीं रहता,
तो मैं कहता हूँ नहा के चले जाओ, तुम्हारे कपड़े हैं मैं धो के पसार दूंगा। तो उन्होंने कहा, सब देखिए, उन्होंने कहा पेटीकोट भी। हमने कहा पेटीकोट में क्या है? अच्छा, आप कह रहे थे? हाँ, मैंने कहा पेटीकोट में क्या है? तब मैंने उनको कहा कि आप जो अपना जंघिया है सो बाथरूम में छोड़ के आते हैं कि नहीं? तो आते हैं। आपकी पत्नी धोती है कि नहीं? तब मैंने कहा आपकी पत्नी आपके जंघिया जो आपका अंडरवियर है उसको धो सकती है, लेकिन आप पत्नी की साया को धोने में कहते हैं कि साया कैसे धोएंगे? यही मानसिकता है। इस मानसिकता को बदलना है। इस मानसिकता को बदलना है। चलिए, अब एक जो आर्थिक तो आपने बताया दृष्टिकोण, लैंगिक समानता पर भी बात की। एक बड़ा उनका महत्वपूर्ण विषय था जिस पर हम बात कर रहे थे, वो विषय है, फिर समापन की ओर बढ़ेंगे, निजी जीवन में अन्याय और दमन के खिलाफ भी आपने बताया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की। अंतिम जो उनका विषय, युद्ध और हथियारों के खिलाफ क्रांति और दुनिया में जो शांति स्थापित होना चाहिए, युद्ध और हथियारों के खिलाफ क्रांति। अब तो युद्ध और हथियारों के खिलाफ क्रांति की बात राम मनोहर लोहिया ने की थी, अब तो रूस यूक्रेन, अमेरिका इजराइल, ईरान, पूरी दुनिया ही लड़ रही है। विश्व युद्ध के से आकार बन रहे हैं, कहाँ लोहिया टिक पाए? जो उस कड़ी में एक छूट गया था औरत मर्द वाला में, तो हमारे समाज में एक, मैंने राजनीति में मैं डांटता भी हूँ साथी को, जी, जब कभी पुरुष समाज बैठता है, पुरुष समाज जी, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी पेशा में हो, जी, जब वो बैठते हैं तो उनके विषय, चर्चा के विषय में, हमारे पार्लियामेंट में भी, सेंट्रल हॉल में जब कभी हमारे साथी बैठते हैं, चर्चा का विषय कोई औरत को ले आते हैं, तो मैं उन लोगों को बहुत डांटता हूँ। हम कहता हूँ और विषय नहीं है आपके पास में क्या? इतने जो आप मर्द लोग हैं और सब जो एक दूसरे से मिलते हैं, तो फिर मर्द जब मिलते हो तो तुम्हारे चरित्र पर कौन शंका करता है? इसको कहते हैं दृष्टि की संकीर्णता। हाँ, महिलाओं की चर्चा करेंगे। पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज। वो बैठ करके खुद का आत्मचिंतन नहीं करते, खुद कहाँ खड़े हो। हाँ, तो इससे समाज को निकालने के लिए हमारे यहाँ कानून बनते, जैसे डॉरी वाला बनाया, जी, वो कानून समानता का कानून नहीं है। जी, समानता का कानून जी, ये बनना चाहिए कि जहां कहीं भी जी, किसी उद्योग में, किसी व्यापार में, किसी संस्था में, किसी एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी रोजगार में औरत जब मालिक बनेगी, जी, तो उसको हम ज्यादा महत्व देंगे। ज्यादा महत्व आर्थिक दृष्टिकोण से, जैसे मोदी का प्रोग्राम है ना, महिला लखपति दीदी, करोड़पति दीदी, जीविका वाली दीदी, मैंने उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना। और एक साथ साथ कि जैसे ग्राम पंचायत में महिला का आरक्षण है, तो वहां बन गया मुखिया पति, सरपंच पति, पार्षद पति, कब्जा उन्हीं का है वो। तो ये बिहार में मैंने ये सम्राट चौधरी पंचायत मिनिस्टर थे, मैंने उनको कहा था कि चिट्ठी इशू करिए कि पत्नी के बदले कोई पति अगर ऑफिस में जाए तो उसको पकड़ करके, गिरफ्तार करके उसको जेल भेजिए। तो पार्षद हो, सरपंच हो, हाँ, जो भी पत्नी की जगह दायित्व निभाना चाहे उसको बंद करो। जी, बंद करो। जी। तो ये जो हमारे समाज के अंदर है, समाज के अंदर, बस केवल इतना ही कहूंगा कि ये अमानवीयता, अक्रूर दृष्टि है। जी। और सबसे दर्दनाक और सबसे अमानवीय है कि औरत के चरित्र के प्रति हमेशा शंका की दृष्टि को बनाए रखना, यह घोर पाप और घोर अपराध है। ठीक है, मनुष्यता का अपमान है। चलिए, अब वो जो मेरा अंतिम सवाल था उसका जवाब दे दीजिए। जो अस्त्र शस्त्र की बात हो रही, दुनिया में युद्ध चल रहा है और लोहिया जी शांति की बात करते थे। लोहिया उस समय कहते थे जी, हथियार और संसार दोनों एक साथ नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही बचेगा, एक को जाना होगा। अगर हथियार बनना नहीं रुकता है
तो उस समय वो कहते थे अंदाज से जी कि 40-50 वर्षों के अंदर वो हथियार इतने ढेर हो जाएंगे कि उनका प्रयोग करना अनिवार्य होगा, और वो प्रयोग करने लगेंगे तो संसार चला जाएगा। इसलिए संसार को बचाना है तो हथियार के निर्माण को रोकना चाहिए जी, बंद करना चाहिए। ये उनकी दृष्टि थी कि हथियार को बंद करो। ये जो पूंजीवादी मानसिकता और देश वाले लोग हैं जी चाहे कम्युनिस्ट पूंजीवादी हो जी जी चाहे वो डेमोक्रेटिक पूंजीवादी हो, जी लेकिन ये पूंजीवादी मानसिकता का ये खेल है जी। अब उनके पास में जो हथियार के सौदागर थे तो हथियार बेचते थे, दुनिया खरीदती थी। अब धीरे धीरे और देश के लोग भी हथियार बनाने लगे हैं अपने अपने ढंग से जी और उनके हथियार कुछ सस्ता हथियार सब है जी और दुनिया के लोग खरीदने लगे हैं। जी तो जो अमेरिका जैसे हथियार के सौदागर थे, वो होलसेलर, जी जी उनके हथियार की बिक्री कम हो गई जी और उनके हथियार अब खजाना में सड़ रहे हैं। जी या तो हथियार को बर्बाद करें या हथियार को युद्ध में बर्बाद करें या समुद्र में डुबा के बर्बाद करें, नहीं तो उनके पास में हथियार रखने की जगह नहीं है, खरीदने वाला कोई है नहीं। सबसे बड़ा खरीदार भारत था, तब भारत अपना क्या कहते हैं आत्मनिर्भर भी बन रहा है, खोज भी रहा है। जी जी जैसे फ्रांस से हवाई जहाज खरीदने लगा, रूस से S-400 मिसाइल खरीद दिया। जी जी फ्रांस के साथ और रूस के साथ एग्रीमेंट किया कि आप S-400 डिफेंस सिस्टम हमारे देश में ही आप कारखाना बनाइए और आपका जो वो मिराज है कि कौन जो फ्रांस वाला है राफेल का कारखाना हिंदुस्तान में बनाइए और आप मेक इन इंडिया आप वहाँ हमारे साथ बनाइए। वो राजी किए हैं। रूस का जो मिसाइल है वो हिंदुस्तान में बनेगा मेक इन इंडिया के तरह। तो जो विदेश के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, लोहिया यही कहते थे कि तुम मशीन जो लेते हो तो विदेश से लो मशीन, लेकिन मशीन के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी लो। तो भारत, अब देख लीजिए लोहिया उस समय जो कहते थे, आज भारत केवल सामान नहीं खरीद रहा है बल्कि उसके साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी के साथ बात करता है कि आप अपना टेक्नोलॉजी भी हमारे साथ साझा करिए। और साझा करने वाले मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहे हैं, लेकिन समय लगेगा। विज्ञान के द्वारा अगर कोई चीज हम निर्माण करना चाहते हैं तो उसके अनुसंधान में, उसके विकास में समय लगता है, लंबे समय लगता है, कोई एक दिन दो दिन का नहीं है। तो हथियार के विश्व के स्तर पर जो हथियार के कारण जो कुछ भी हो रहा है, तो लोहिया ने कहा था कि या तो हथियार रहेगा या दुनिया रहेगी। उस समय उन्होंने कहा था, इसलिए उन्होंने कहा था कि हथियार का निर्माण बंद होना चाहिए। अच्छी बात है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि इस शताब्दी के दो महान देन हैं, एक महात्मा गांधी और दूसरा आइंस्टाइन। आने वाले समय में या तो महात्मा गांधी का रास्ता रहेगा या आइंस्टाइन का रास्ता रहेगा, क्योंकि किसी को देख लो, एटम का आविष्कार तो आइंस्टाइन ने ही किया था। एक अहिंसावादी और एक मारक क्षमता विकसित करने वाला है, ये दोनों साथ नहीं चलेंगे। तब फिर उन्होंने कहा कि अगर भारत शक्तिशाली बनेगा तो गांधी का रास्ता ही विश्व के अंदर चल पाएगा। और अंतिम में वो कहते थे कि विश्व के अंदर जो विषमताएं हैं तो विश्व संसद बनना चाहिए, विश्व सरकार बनना चाहिए और विश्व सहायता कोष बनना चाहिए। जो उसके पास में जितनी क्षमता है वो विश्व कोष में दे और जिसको जितनी आवश्यकता है वो विश्व कोष से ले। संयुक्त राष्ट्र संघ की अवधारणा हम कह सकते हैं। संपूर्ण दुनिया का समग्र विकास होना चाहिए, सभी राष्ट्रों का। जो राष्ट्र पीछे हैं, ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं हम इसको, वैश्वीकरण। हाँ, जो दीजिए जी। जैसे मोदी अभी कहते हैं वन नेशन वन वर्ल्ड, वन सिटीजन वन वर्ल्ड। ये वो अपने अपने ढंग से है। जो डॉक्टर लोहिया कहते थे विश्व नागरिकता, विश्व सरकार, विश्व संसद, विश्व कोष।
तो वो जो डॉक्टर लोहिया का था कि संपूर्ण संसार में जो कमजोर है, संपूर्ण संसार में जो कमजोर राष्ट्र हैं, उन कमजोर राष्ट्रों को ऊपर उठाने में सब मिलकर सहयोग करें। और दुनिया के अंदर कहीं किसी देश में अगर लोगों को बसने की जगह कम है, तो जहां दुनिया में अधिक जगह है, आदमी कम है, वहां दुनिया के लोगों को बसने सब कुछ जो है डिसेंट्रलाइज हो, एकदम फोकस ना रहे। वैश्वीकरण 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 जी जी। एक विश्व एक नागरिक, एक विश्व एक सरकार, एक वसुधैव कुटुंबकम, एक विश्व एक व्यवस्था, पूरा विश्व एक कुनबा, एक विश्व कोश। तो अवधारणा थी यहाँ से चलते चलते वहां तक जाने का। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय लोहिया हुए थे जी, उस समय की सरकार भी लोहिया विरोधी थी जी, और दूसरे पार्टी वाले भी की व्यवस्था ऐसी थी जी, जी, और तीसरे कि लोहिया जिस पिछड़े समाज के लिए लड़े थे जी, जी, कि इनको ऊपर उठाना है, जी, वो पिछड़े समाज के अंदर भी जो ताकतवर जातियां थी संख्या बल वाली, जी, जी, वो भी अपने जाति के बल के आधार पर सत्ता में काबिज तो हो गए, लेकिन वो हिंदुस्तान के जो कम संख्या वाली पिछड़ी जातियां थी, उन पिछड़ी जातियों को भी सत्ता में साझेदारी मिले और सम्मानजनक स्थान मिले, इसका प्रयास नहीं किया। अगर वे प्रयास किए होते, अगर ये दलित और पिछड़े वर्ग के जो नेतृत्व जिनके हाथ में आया, वो प्रयास किए होते कि हम अब इसमें से जो कोई भी कम जो छोटे ग्रुप हैं, समूह हैं, जातियां हैं, उनके अंदर जो प्रतिभाशाली नौजवान युवा हैं, उनको भी आगे बढ़ा करके और उनको अपने दल में स्थान दें, नेतृत्व दें। तो अंत में कहेंगे कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि आरती बहुत उतारी गई, माला बहुत पहनाए गए, यशोगान भी बहुत हुआ, अब नेता होंगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के नहीं, अब भारत में नेता होंगे ग्रामीण स्तर के। तो अब जो उतरना था, उसको नेतृत्व को ले जाना, और जिसकी बात वो करते थे, जो लोग करने वाले हुए, मान लीजिए कोई नक्शा बनाने वाला होगा और आपको दे देगा, तो आपके ऊपर निर्भर है ना कि नक्शा के आधार पर मकान बनाइए कि नहीं बनाइए, कि अपनी मर्जी से अपना बना लीजिए। तो डॉक्टर लोहिया ने जिसको कहा समग्र विकास, समग्रता की बात करते थे, समग्र विकास माने नीचे से लेके ऊपर तक सबका विकास, उसी तरह समग्रता में चिंतन था उनका कि जो कुछ भी हो वो समग्र समाज के अंदर जहां कहीं भी किसी तरह की विषमता है, उस विषमता को हटाओ। पहले विषमता को चिन्हित करो, अब विषमता मिटती जाएगी तो समता अपने आप आती जाएगी। मोटा मोटी तौर पर स्पीड ब्रेकर तोड़ते जाओगे, स्पीड अपने आप बढ़ते जाएगा। अभी मेरा एक आखिरी सवाल रह रहा है, दोनों कड़ियों में जो निष्कर्ष की बात ये आई कि जो स्वर्ण जातियों की भी बात हुई, ओबीसी की भी, एससी की भी बात हुई, एक सवाल मैं बार बार दोहराता रहा हूँ हर नेता के सामने, आप ओबीसी से जुड़े हुए हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आबादी की बात होती है, संख्या की बात होती है, संख्या बल की बात होती है, तो 85% आबादी बताई जाती है एससी ओबीसी अल्पसंख्यकों की, और हमेशा कटोरा लेकर के मांगते ही रहते हैं, हमें हमारा हक दे दीजिए, हमें हमारा हक दे दीजिए। ये हक लेना क्यों नहीं जानते, हक ले क्यों नहीं लेते? संविधान में पूरे अधिकार इनके पास है, खुद ही ले लेते, खुद ही राज सत्ता में आ जाते, मांग किससे रहे हैं? 85% लोगों को मांगना क्यों पड़ रहा है? ये एक बात देखिए जी, यही तो कमजोरी है जी। जब ये पिछड़े और दलित समाज के लोग नेता कुर्सी पर आए तो उन्होंने जाति की बात तो की, जी, लेकिन उदाहरण देता हूं, जैसे कर्पूरी ठाकुर कमजोर जात के थे, जब उप मुख्यमंत्री बने पहली बार तो उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की। अच्छा। कि मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई होगी, लेकिन उसमें पास करना अनिवार्य नहीं होगा, वो अंग्रेजी का नंबर एग्रीगेट में नहीं जुड़ेगा।
ठीक है। अब एक अंग्रेजी को हटाने से बिहार के जो पिछड़े गरीब जिस समाज के हो, उस गरीब समाज के सभी बच्चे मैट्रिक में पास करने लगे और आगे बढ़ने लगे, तो उनकी शिक्षा का आगे का रास्ता खुल गया। दूसरा, उन्होंने हाई स्कूल तक की फीस माफ कर दी। ठीक है। तो वो माफ करने के कारण जो निर्धन निर्बल किसी जात के थे, तो कर्पूरी ठाकुर से पूछा तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा, जो आपने कहा कि 85% तो ये पिछड़े दलित है, 15% ऊंची जात के हैं, तो ये फीस माफ किए हैं तो 15% ना ऊंची जात के बच्चे को लाभ मिलेगा, 85 तो इसी को लाभ मिलेगा ना। तो हम इसमें भेद क्यों करते? तो हाई स्कूल तक का फीस माफ कर दिया। 5 एकड़ तक की जमीन की 6.5 बीघा बिहार के हिसाब से 5 एकड़ तक की जमीन का लगान माफ कर दिया कि ये हटाओ, या पिछड़े को 26% जो आरक्षण का था वो ला करके दे दिया 77 में। जी। जो कर्पूरी ठाकुर ने किया जी, उसके उसी आधार पर इतने दिन तक लालू और नीतीश का लंबा राज रहा। कर्पूरी ठाकुर को इतना चलाने का मौका नहीं मिला। जी। लेकिन लालू का और नीतीश का राज रहा। जी। इस राज को ऊपर में सभी पढ़े लिखे मीडिया वाले रंग बिरंग की बात करते हैं कि ये मसीहा वो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के इस अस्थाई चीज का जो प्रभाव समाज पर पड़ा, जी, उस तरह का अस्थाई प्रभाव देने वाला नहीं हुआ। अगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश के राज में कर्पूरी ठाकुर होते या नहीं मैं होता, जी, तो मैं वहां प्रतिबंध कर देता कि हमारे बिहार में राजा पुत्र निर्धन संतान सबकी शिक्षा एक समान। हम एक भी प्राइवेट स्कूल बिहार में नहीं चलने देंगे, सबको सरकारी स्कूल में जिसको पढ़ाना है सो कलेक्टर का बेटा चपरासी का बेटा उसी स्कूल में पढ़ेगा। ये तो आज भी किया जा सकता है, आज भी किया जा सकता है, और ऐसे करते ही तो शिक्षा में समानता आ जाएगी। लेकिन इसको कहते हैं, डॉक्टर लोहिया जब लिखे हैं विल टू पावर, जी, उसमें लिखा है विल टू पावर। जी, विल टू पावर करने का। जी, क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए कि कहीं ना कहीं उस वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ उनकी दोस्ती हो गई किसी न किसी रूप में, किसी ना। तीसरी बात मैं करता जी, तो मैं करता, अगर आप बिहार के चीफ मिनिस्टर होते तो मैं ये कर देता पहले। दूसरा करता, दूसरा कि बिहार के अंदर सारे सरकारी कामकाज नीचे से ऊपर तक केवल हिंदी भाषा में होगी, कहीं अंग्रेजी का नाम निशान नहीं रहेगा। तीसरा काम मैं करता कि सरकारी नौकरी जो बिहार के सेवा से जो मिलेगी सरकारी नौकरी, उस सरकारी नौकरी की प्रतियोगिता परीक्षा में से इंग्लिश में पास होना अनिवार्य नहीं होगा। इंग्लिश में परीक्षा ली जाएगी, लेकिन इंग्लिश का नंबर एग्रीगेट में नहीं जोड़ा जाएगा। ये कर देते आप? ये कर देते। और उसके साथ करते कि जो परीक्षा में पास होने के बाद जो इंटरव्यू लिया जाता है, उस इंटरव्यू में सबसे ज्यादा बेईमानी होती है। जी, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले बैठते हैं। जी। अब बताइए, उसमें है कि हम और आप मेंबर हैं और आप उठ के चले, कोई एक कैंडिडेट आया, आप उठ के चले गए, क्यों भाई? तो ये हमारा रिश्तेदार है। तो आप पहले पक्षपात कर दिए ना, बाकी मेंबर को कह दिए कि भाई हमारा रिश्तेदार है। बता दिया तो तुम में हमारे में तुम साझी, तुम में हम साझी। ये जो है ये सबसे बड़ी बीमारी है। मैं नियम बना देता कि परीक्षा में जितने नंबर आए हैं, जितने नंबर, इंटरव्यू में केवल उसका 10% ही नंबर वेरिएशन का इंटरव्यू में रहेगा। जी। नहीं तो आज पब्लिक सर्विस कमीशन तो अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, इसमें सोशल मीडिया पर आ रहा है, आज भी वही हुआ है उनके साथ। तो इंटरव्यू में उनको पीछे कर दिया ना। हाँ। तो शाश्वत सत्य है, तो जो शाश्वत सत्य। तो आप जब केंद्र में मंत्री रहे तब आपने क्यों नहीं ये आवाज उठाई? मोदी सरकार के समय क्यों नहीं उठाई? देखिए जी, आवाज उठाने का एक तरीका होता है। जी, मेरे पास में नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप कहे कि मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर होता तो ये करता। आप केंद्र में मंत्री थे या सांसद थे तो ये आवाज उठाता। देखिए, एक है आवाज उठाना, एक है करना। जी, करना, आवाज उठाने की भी एक सीमा होती है। जी, करने का, मैं जो जितनी बातें आपको कह रहा हूँ, जी, उतनी बातों से संबंधित कभी कोई आवे ऐसे लोग तो निकालेंगे कि मैं इसके संबंध में
हर स्तर पर इन बातों को उठा के पत्राचार से कितने लड़ते रहा हूँ। जी जी और मैं जब होता मुख्यमंत्री बिहार में, जी जी तो मैं कर देता, कोई जात नहीं, मैं करता कि सरकारी व्यवस्था से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा पाने वाले जो भी लोग हों, किसी जात के जो भी लोग हों, जी जी उनको सरकारी नौकरी में 100 नंबर उनको एक्स्ट्रा देंगे। इसलिए कि वो बैकवर्ड एरिया से पढ़े हैं और संपन्न वर्ग से जो पढ़ के आए हैं उनमें, तो उनको 100 नंबर उनको देता ग्रेस, पिछड़े इलाके से सरकारी व्यवस्था में पढ़ने का। ये सब कुछ बुनियादी चीज है, क्रांतिकारी। लेकिन फिर महेश जी, मैं उस महान गुरु डॉक्टर लोहिया को नमस्कार करता हूं। देश के लोग उसकी पीड़ा को सुन ले कि डॉक्टर लोहिया ने कहा कि हिंदुस्तान में 1 नंबर की कुर्सी तो बदलती रहती है, लेकिन 2 नंबर की कुर्सी पर वही पुश्तैनी गुलाम बैठे होते हैं। अंग्रेज गया, कांग्रेस आया, कांग्रेस गया, सब सरकार आई, कांग्रेस जाते जाते मोदी की सरकार आई, लेकिन फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू चपरासी वही बैठे हुए हैं जो सब कुछ कह दिया आपने। कांग्रेस के समय में थे, आज मोदी के भी समय में है, वही चलाते हैं, वही चलाते हैं। ये व्यवस्था तब बदली जाएगी जब लोहिया का दर्शन लागू होगा। जब ये 2 नंबर की कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं, जी जी, उनकी काबिलियत है अपनी जगह, लेकिन उनको ही सर्वोपरि नहीं माना जाएगा, सर्वोपरि नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये मान लिया गया है कि जो आईएएस अफसर, जो सेक्रेटरी सब बैठे हुए राज चलाने वाले, हिंदू दुनिया ने, परमात्मा ने पैदा किया, तो इन एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में 90% बुद्धि उनके बीच में बांट दिया और 10% बुद्धि में सारे हिंदुस्तान को दे दिया। ठीक है। ये जो मानसिकता है, जी जी, इस मानसिकता को अगर बदला जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि क्यों नहीं बदलते हैं, मोदी तो 1 मिनट में बदल दे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जब सड़क पर उतरते हैं जी, और जिनको इसका लाभ मिलेगा ये मोदी के करने से, जी जी, तो लाभ पाने वाले तो फिर ज्यादा, तो कुर्मी, तब हरिजन, तब पिछड़ा जाति में बट जाते हैं, साथ नहीं खड़े होते, साथ नहीं खड़े होते। जिस दिन वो एक साथ एकजुट हो जाएंगे जी जी, और कुछ नहीं करेंगे, केवल सड़क पर निकल आएंगे और 25,000 50,000 आके सुप्रीम कोर्ट को चारों तरफ से घेर करके कह बैठ जाए, या तुम मानेंगे न मानेंगे, अपनी बात मनवा के रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी, जज का भी मुकदमा कर देंगे आप पर और हम पर, जो कर दे। जज जो है इसका चयन भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन से होना चाहिए। ये बाप बेटा सिस्टम, बाप बेटा का दलाल बैल का दाम 12 आना नहीं होना चाहिए। ठीक। लोकतंत्र में नॉमिनेशन का कोई स्थान नहीं है, लोकतंत्र में स्थान है कंपटीशन और इलेक्शन। ठीक है, ये दोनों में से किसी से होगा, नो नॉमिनेशन। तो आपने जो कहा जी कि करने की बात, अगर मैं होता, मुझे अगर परमात्मा हाथ में, मैं मंत्री बना, मंत्री क्या होता है जी, मंत्री क्या होता है? समझ गए हम आपकी बात, करती है बिना कहे समझ गए, करती है सरकार। और सरकार के करने का मतलब कि जो ऊपर बैठा हुआ है, फ्रॉम वहां चीफ सेक्रेटरी, यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके और नीचे गांव के चौकीदार तक, ये जो सिस्टम एक बना हुआ है जी, ये सिस्टम को बड़े, कितना बड़ा हो महेश जी, जी जी, कितनी बड़ी, कितना कुछ हो जाए, लेकिन मैं आंतरिक पीड़ा से मैं कराह उठता हूं जी जी, कि हुकुमदेव नारायण यादव जैसा आदमी उत्कृष्ट सांसद बन सकता है, पद्म भूषण बन सकता है, संसद में भाषण देके हिंदुस्तान क्या देश विदेश तक हिंदुस्तानियों के मन को हिला सकता है, लेकिन हुकुमदेव नारायण यादव अगर कहे कि ये गलत है, और वहाँ का अगर तहसीलदार कहे कि नहीं ये सही है, तो तहसीलदार की बात सही मानी जाएगी, मेरी बात सही नहीं मानी जाएगी। बहुत काम की बात। ये जनप्रतिनिधि जो है आज, कोई भी जनप्रतिनिधि, वो अगर कहता है कि ये गलत है और तहसीलदार कह देता है नहीं साहब ये सच है, तो तहसीलदार के सच को एसडीओ कहेगा सच, उसके सच को कलेक्टर कहेगा सच, कलेक्टर के सच को चीफ सेक्रेटरी कहेगा सच, चीफ सेक्रेटरी को सच को यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी कहेगा सच।
और कैबिनेट सेक्रेटरी के सच को पीएम भी कहेगा सच, हाँ। और उधर चीफ सेक्रेटरी के सच को सीएम कहेगा कहेगा सच। और संसद में जी जी संसद में वही माना जाएगा सच, वही माना जाएगा सच। आज जो कुछ भी है ये पीड़ा, जी जी पीड़ा, इसको तोड़ने के लिए तब होगा जब एक तो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि गांधी के रास्ते से जी जी सत्याग्रह, अहिंसात्मक सत्याग्रह, सड़क पर लोग निकले, जी जी लेकिन सड़क पर जो निकलेगा जी तो फिर पीड़ा वही, सड़क पर निकलेगा तो जिसको चाहिए, जिसको ये चाहिए, जिसके लिए मोदी करना चाहेगा, उसको चाहिए, वो जिसके लिए वो आए आगे करना चाहेगा, जी वो तो अपने जात वाले का दुम पकड़ के पीछे पीछे दौड़ रहा है। ठीक है, उसको कौन भला कर सकेगा? जिस दिन वो अपने अपने जात के नेताओं का दुम छोड़ के सामूहिक हित के लिए, सामूहिक स्वार्थ के लिए, दीर्घकालीन स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए, सशक्त और निर्भय भारत के निर्माण के लिए जिस दिन वो संकल्प करके सड़क पर निकल जाए, वही गांधी के रास्ते से, जी जी वो किसान आंदोलन वाला रास्ते से नहीं, गांधी के रास्ते, अहिंसावादी रास्ते से, उस दिन हिंदुस्तान, सत्याग्रह के रास्ते, उस दिन हिंदुस्तान में जिसको कहते होगा लोकतांत्रिक अहिंसक क्रांति, अहिंसक क्रांति, और वो क्रांति की आवश्यकता है हिंदुस्तान को। सातों क्रांतियों का ये निष्कर्ष। ठीक है, आपने हुक्मदेव नारायण यादव को सुना। राम मनोहर लोहिया पर हम चर्चा कर रहे थे। राम मनोहर लोहिया पर चर्चा करते करते इन्होंने निष्कर्ष के रूप में जो बातें बताई है बेहद काम की है। सामाजिक समानता कैसे आ सकती है, किस तरह इस देश में किस तरह की क्रांति की जरूरत है, और किस तरह लोकतंत्र के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से, अहिंसात्मक क्रांति के माध्यम से हम सामाजिक बदलाव ला सकते हैं, अंत्योदय की भावना को मजबूत कर सकते हैं, सामाजिक समानता की भावना को मजबूत कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुक्मदेव जी। धन्यवाद 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 आपको और आपके श्रोताओं का। जिंदाबाद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।